इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब सूर्य की हानिकारक किरणें बहुत ही भारी मात्रा में पृथ्वी पर गिर रही थी। इन रेडिएशन की वजह से पृथ्वी का एनवायरनमेंट एकदम से बदलने लगा। पृथ्वी पर तो एकदम से सूखा पड़ गया होता है और बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब तो प्रॉब्लम इस बात की थी कि बाकी बचे हुए जो कुछ लोग हैं वो अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। अगर उन सभी ने भी हार मान ली तो शायद पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा। इन चीजों को ध्यान रखते हुए पृथ्वी पर जितने भी % इंसान बचे हुए हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ करेंगे जिससे कि उनकी आबादी एकदम से स्टेबल हो जाए। और अब तो वैसे भी इतना ज्यादा आर्थिक स्थिति का नुकसान हो ही चुका है, तो यहाँ वैज्ञानिकों और बुद्धिमान इंसानों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने काम के लिए नए नए रोबोट्स बनाएंगे और यही रोबोट्स इंसानों की डेली लाइफ में मदद करेंगे ग्रो करने के लिए। इसीलिए अब बिना देरी किए वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार वो सारे रोबोट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया। बहुत ही बड़े पैमाने पर उन रोबोट्स को बनाया जा रहा था, लेकिन उन रोबोट्स को बनाते हुए उनके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड की जा रही हैं, जैसे कि कोई भी रोबोट्स बनने के बाद इंसानों पर हमला नहीं करेगा या फिर एक रोबोट अपने ही जैसा दूसरा रोबोट नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये रोबोट जो कि इंसानों जैसे बुद्धिमान है वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर इंसानों पर राज करने लग जाएंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि इंसानों ने खुद ही अपनी बर्बादी का प्लान बनाया है, तो इसीलिए इन कुछ रूल्स को उन रोबोट्स के अंदर फिट किया गया। धीरे धीरे यहाँ समय बीतता चला जाता है और ये रोबोट्स इंसानों की डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके थे। वो हर एक चीजों में इंसानों को सपोर्ट करते और उन्हें ग्रो करने में मदद करते। अब तो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इंसान जो बचे हुए हैं वो पृथ्वी का पहले से काफी अच्छा सुधार कर रहे हैं। पानी की जो कमी पड़ी थी वो आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाकर पूरे किए जा रहे थे और ये काम भी वो सारे रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। सभी लोगों को यही लग रहा था कि इन एडवांस रोबोट्स की वजह से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये चीजें तकदीर को एक्सेप्टेड नहीं थी। अब अचानक एक समय के बाद उन रोबोट्स के अंदर कुछ तो फॉल्ट्स आने लगे। रोबोट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, जिस वजह से इंसानों की डेली लाइफ में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जो कंपनीज इन रोबोट्स के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट थी उनका भारी नुकसान हो जाता है। अब ये खराबी कैसे हुई थी और ये किसने की होती है ये बिल्कुल भी किसी को पता नहीं होता। लोगों को तो अब इन सारे रोबोट्स की प्रोडक्शन पर ही गुस्सा आने लगता है, इसलिए बहुत सारे कम्युनिटी के लोग इन रोबोट्स का बहिष्कार करने पर तुल जाते हैं। यानी वो नहीं चाहते कि ये सारे रोबोट्स अब वापस से बनाए जाएं। अगर उन्हें किसी जगह पर रोबोट दिखाई देता तो वो उन्हें मार कर खत्म कर देते। यानी एक तरीके से इंसान अपनी द्वारा बनाई गई चीजों को डिस्ट्रॉय करने पर तुला था। चारों तरफ बड़े बड़े दंगे फसाद होने लगे, इसीलिए इन रोबोट के प्रोडक्शंस को रोक दिया गया। अब तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रोबोट्स के बिना पृथ्वी की जो आर्थिक स्थिति बढ़ रही थी वो अब धीरे धीरे पीछे आने लगी और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि रोबोट्स के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। हमें तो अब यहाँ एक आदमी दिखाया जाता है जिसके घर पर एक कंपनी का रोबोट मौजूद था। उसने पैसे देकर डेली लाइफ रूटीन में हेल्प करने के लिए इस रोबोट को खरीदा होता है, लेकिन इस रोबोट की वजह से उस आदमी का एक पेट मारा गया था, इसीलिए वो कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता है। वहाँ पर कंपनी का एक वर्कर आ चुका था जिसका नाम जैक होता है। जैक उसकी सारी बातें नोटिस कर रहा था कि वो आदमी की कंप्लेन क्या है। उस आदमी ने सब कुछ बताया कि तुम्हारा रोबोट खराब हो चुका है, उसने मेरे डॉग को मार दिया और इसके बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब जैक उस रोबोट को चेक करने के लिए चला गया और अपने हाथ पर ऊपर से एक चाकू फेंकता है। वो चाकू जैसे ही जैक के हाथ पर लगने जाता उस रोबोट ने उसे पकड़ लिया, यानी कि वो परफेक्टली काम कर रहा है। और इन चीजों को देखने के बाद जैक ने कंक्लूजन निकाला कि तुम्हें कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो और हमारा रोबोट एकदम अच्छे से काम कर रहा है। जैक अब इन चीजों को बोलते हुए सीधा वहां से चला जाता है। हमें थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर दिखाई दिया जो कि कार में बैठकर आगे बढ़ रहा था और अचानक उसे कुछ आवाजें आती है। ऑफिसर जब उसे फॉलो करता हुआ एक कैबिनेट के पास जाता है तो वहां पर एक रोबोट मौजूद था जो प्रीवियस प्रोडक्शन का होता है और लिटरली वो रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर को पता था कि इस टाइप के रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देने का आदेश है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। रोबोट तो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि उसे मत मारो, बट ऑफिसर ने उसे शूट करके खत्म कर दिया। यानी इस रोबोट के अंदर तो इंसानों वाली पूरी फीलिंग्स आ रही थी। पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद जैक वापस आ जाता है अपने घर पर। वहाँ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जैक बहुत ज्यादा थक गया होता है और अब वो सोच रहा था कि अपनी वाइफ को टाइम दे। वो तो अपने वाइफ के पास ही मौजूद था, तभी अचानक उसे एक मैसेज आता है। वो मैसेज उसके साथी ऑफिसर्स का ही था जिन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं और उन्हें देखने के लिए वो जैक को तुरंत ही बुला रहे थे लेबोरेटरी के अंदर। जैक का काम ही कुछ ऐसा है कि
वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता तो उसे वहां पर जाना ही पड़ता है। अब उनके टीम की एक लेडी को एक रोबोट मिला था जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स एकदम से बिखर गए होते हैं, लेकिन जब वो उसी रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स चेक कर रही थी तो उसे कुछ अनजान सी चीज पता चली। वो जैक को लेबोरेटरी के अंदर बुलाकर उस पार्ट को दिखाती है जो इन रोबोट्स में एकदम अलग है। ये रोबोट बाकी रोबोट से एकदम डिफरेंट था और इसी एक अलग बॉडी पार्ट्स की वजह से वो सोच सकता था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि इन अनजान से बॉडी पार्ट्स को किसने डाला और शायद इसी वजह से वो रोबोट अपने नॉर्मल नेचर से अलग काम कर रहे हैं। जैक इस बात पर काफी सोचने लगा और अपने एक सीनियर से जाकर पूछता है, बट उसके सीनियर ने तो जैक को कह दिया कि तुम इन चीजों में बिल्कुल ना पड़ो, तुम्हारा काम है कंपनी के सिर्फ छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाना, ना कि एक ऑफिसर की तरह इन्वेस्टिगेशन करना। जैक भी अब काफी थक चुका था इस पूरी रूटीन से, वो अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताना चाहता था, इसीलिए अब वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा यहाँ से ट्रांसफर करके नदी के किनारे के पास वाले ऑफिस में कर दो, वहाँ काम बहुत कम ही होता था, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के पास ज्यादा समय तक रह पाएगा। अब अगले दिन जैक अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहाँ निगरानी रख रहा था। जैक तो अब उस वर्कर से पूछता है कि आखिर तुम सब इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो, ये सब तो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो वर्कर साफ कहने लगा कि इन रोबोट्स के अंदर अब मल फंक्शनिंग आने लगी है, हर एक रोबोट प्रोग्राम किए गए तरीके से काम नहीं करता था, तो इसीलिए हमें आदेश मिला कि इन सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय करके दूसरी तरफ फेंक दिया जाए। उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी और दीवारों के उस ओर बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे, तो जिन भी रोबोट को ये डिस्ट्रॉय करते वो उन्हें ही वहां पर फेंक देते। पर उनके सोल्जर्स को ये भी कहा गया था कि उन सभी इंसानों को भी मारते जाओ जो रोबोट्स लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो सारे गरीब इंसान उसमें कुछ टेक्नोलॉजी हेर बदल करके रोबोट्स को हमारे ही खिलाफ भड़का दें। ये खतरा वो सब मोल नहीं ले सकते थे। जैक के सामने ही एक इंसान को सोल्जर ने मार दिया था जैसा कि उसे आदेश मिला होता है। ये चीजें जैक पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था इतने समय से काम करते हुए, उसे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैक जब अंदर आता है तो वहाँ कई सारे रोबोट से बहुत ही बेदर्दी से काम कराया जा रहा था। ये वो रोबोट्स होते हैं जिनके अंदर शायद फीलिंग्स थी। एक रोबोट तो जैक की तरफ बहुत ही भावुक मन से देखता है। जैक जब उस रोबोट के पास गया कुछ बात करने के लिए, तब पता चलता है कि उस रोबोट ने जानबूझकर अपनी बॉडी पर आग लगा ली है। वो पूरी तरीके से जलने लगा था जैसे वो सुसाइड कर रहा हो। जैक इन चीजों में कुछ भी नहीं कर पाता और उसके सामने एक बेचारा रोबोट मारा जाता है। जैक ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि वो इसके पीछे का रीजन जान कर रहेगा। अब यहाँ उस जले हुए रोबोट की बॉडी को जब चेक किया जाता है तो ये पता चला कि उनके अंदर एक सर्कुलर रिएक्टर मौजूद है। ये रिएक्टर तो प्रोडक्शन कंपनी वालों ने इंसर्ट ही नहीं किया था। दरअसल रिएक्टर की मदद से ये सारे रोबोट्स कई समय तक बिना चार्जिंग के रह सकते थे और ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स इंक्लूड करने के कारण ही रोबोट्स की थिंकिंग पावर बढ़ गई है। वो इंसानों की तरह ही सोचने लगे हैं जिससे कि उनके अंदर मल फंक्शनिंग हो रही है। अब जैक को किसी भी हालत में पता लगाना था कि ये रिएक्टर कौन इंक्लूड कर रहा है, आखिर ऐसा कौन है जो इन रोबोट्स के नेचर को बदल कर हम इंसानों के खिलाफ करना चाहता है। जब ये बातें उनके सीनियर को पता चली तो वो भी काफी पैनिक हो गए, क्योंकि इससे तो उनकी प्रोडक्शन में काफी और कमी आ जाएगी। इसीलिए अब सीनियर जैक से रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम इस केस पर काम करो और पता लगाओ कि ये रिएक्टर कौन इंक्लूड कर रहा है। इसके बदले सीनियर ने तो जैक से वादा कर दिया कि वो उसका ट्रांसफर दूसरे ऑफिस में करा देगा। यानी अब जैक को किसी भी तरीके से इस केस को सॉल्व करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी भी कर देता है। अब जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए उसी एम्प्लॉय के पास पहुंचता है जिसने की रोबोट की जांच पड़ताल की थी। वो तो उससे पूछने लगा कि आखिर न्यूक्लियर बैटरी का ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, ये आखिरकार उन रोबोट्स की बॉडी में इंक्लूड किसने किया, इसके बारे में ही जैक को पता करना था। वो एम्प्लॉय तो ये बताने लगा कि इस न्यूक्लियर बैटरी को कोई इंसान नहीं बना सकता, इस तरीके की चीजों को कोई रोबोट से बना सकता है जो इनसे काफी एडवांस है, और हो सकता है कि वही रोबोट इन बाकी सारे रोबोट्स के बॉडी में चेंजेस कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पर रोबोट्स के दिमाग में पहले ही इंक्लूड किया गया था कि वो अपने जैसे और नहीं क्रिएट कर सकते। साथ ही साथ किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना उनके अंदर मेंशन ही नहीं था। फिर आखिर क्यों कुछ रोबोट्स अपने आप को ही गोली मारकर जला ले रहे होते हैं, ये सारी चीजें जैक के लिए अभी तक मिस्ट्री थी। उसे अब इसे सॉल्व भी करना था ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए और वो यहाँ से कहीं और ऑफिस में चले जाए। जैक अब इन्हीं चीजों के ऊपर सोचते हुए वापस घर पर आ जाता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलता है। जैक की वाइफ उसे देखकर खुश तो थी, पर जब जैक ने अपने केस के बारे में सब कुछ बताया और ये भी कहा कि हम ट्रांसफर लेने वाले हैं, तो उसकी वाइफ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। बात ये थी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी होने वाला था, तो इस कंडीशन में वो ट्रांसफरिंग का ये सिस्टम नहीं एक्सेप्ट कर सकते।
बट जैक उसे बताने लगा कि ये पूरी जगह एकदम से बेकार है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, ना कि सामने मर रहे इंसान के बारे में। तो इसीलिए जैक जल्द से जल्द प्रमोशन लेकर यहाँ से जाना चाहता था। अब इसी टॉपिक के ऊपर जैक और उसकी वाइफ की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने भी लगे थे। जैक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलकर एक जगह पर बैठता है। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इन रोबोट्स में चेंजेस कौन कर रहा है। जो भी ये चेंजेस जानता होगा वो सच में बहुत ही बुद्धिमान हो सकता है, और अगर ये कोई रोबोट ही है जो चेंजेस कर रहा है तो फिर हमारी इंसानियत बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। अब जैक थोड़ा चलते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उस येलो रोबोट को मारा गया था। वो उस पूरे कचड़े के डिब्बे में देखने लगा कि कहीं काम की कोई चीज ना मिल जाए। थोड़ी देर बाद उसे मिलता है वही न्यूक्लियर बैटरी। अब ये न्यूक्लियर बैटरी इस जगह पर क्या कर रही है, इसका कुछ तो कनेक्शन हो सकता था। इसीलिए जैक सबसे पहले बात करने चला जाता है उस ऑफिसर से जिसने येलो रोबोट को गोली मारी होती है। जैक ने वो न्यूक्लियर बैटरी ऑफिसर को दिखाते हुए कहा कि मुझे ये उस रोबोट की बॉडी में से मिला था, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये बैटरी आखिरकार किसने इंक्लूड की थी और किसने बनाया था इसे। ऑफिसर भी इस केस की गंभीरता को समझ गया होता है कि ये कितना जरूरी है इसके पीछे के क्रिएटर के बारे में पता करना। ऑफिसर ने तो जैक को ये तक भी इंफॉर्मेशन दी कि जब वो उस येलो रोबोट के पास गया होता है तो वो इंसानों जैसी बातें कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी जान बचाने के लिए उससे बोल भी रहा होता है और खुद की बॉडी को रिपेयर भी करता है। ये चीज उस ऑफिसर को बहुत ज्यादा वियर्ड लगी, इसीलिए उसने तुरंत ही उसे शूट करके खत्म कर दिया। बट अब ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि जैक की मदद कौन कर सकता है। वो एक बूढ़ी लेडी के बारे में बताता है जो यहाँ से कुछ दूरी पर रहा करती थी और एक शॉप चलाती थी। उसे इन टेक्नोलॉजीज के बारे में काफी नॉलेज हो सकती है। तो इसीलिए ऑफिसर जैक को लेकर सीधा उस ओल्ड लेडी के पास पहुंचता है उसके शॉप के अंदर। सबसे चौंकाने वाली बात हुई कि उस लेडी के मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स रोबोटिक थे, यानी उसके जो भी ऑर्गन्स बेकार हो चुके होते हैं उसने अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सभी को रोबोटिक पार्ट से रिप्लेस कर दिया था। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर जैसे ही जैक की नजर वहां मौजूद एक फीमेल रोबोट के ऊपर पड़ी तो वह तुरंत ही वहां जाकर उस ओल्ड लेडी से इसके बारे में पूछने लगा। वो ओल्ड लेडी ऑफिसर और जैक दोनों को बताती है कि ये एक ऐसी रोबोट है जिसके अंदर प्रोडक्शन में डाले गए 2 रूल्स मौजूद ही नहीं है, यानी ये फीमेल रोबोट इंसानों और रोबोट्स को चोट पहुंचाने से पहले कुछ सोचेगी नहीं, और तो और ये अपने जैसे कई और रोबोट्स को क्रिएट कर सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी इंसान है जिसके अंदर उनकी जैसी थिंकिंग पावर है। जैक को अब इस फीमेल रोबोट से थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि ये हम सब के लिए भी खतरा बन सकती है। जैक अब उस लेडी से पूछता है कि इस फीमेल रोबोट का ओनर कौन है। जैक को शक होने लगा था कि जो इंसान इतनी एडवांस फीमेल रोबोट को क्रिएट कर सकता है शायद उसने ही न्यूक्लियर बैटरी क्रिएट की होगी और इतने रोबोट्स के अंदर चेंजेस किए होंगे। अगर उसका पता चल गया तो कातिल मिल जाएगा, फिर जैक को आराम से प्रमोशन मिल सकती थी जिससे वो कहीं भी जा सकता था। वो लेडी साफ साफ कुछ बता नहीं रही होती जिसकी वजह से ऑफिसर को गुस्सा आ गया। वो तो अब उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और जैसे उसने नोटिस किया कि वो फीमेल रोबोट थोड़ा पास आ रही है तो ऑफिसर ने तुरंत ही उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट किया। वो फीमेल रोबोट के पैर पर चोट लग गई और वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है। ऑफिसर को भी शायद समझ में आ गया कि ये लेडी कुछ नहीं बताने वाली, हमें और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा इस केस के एकदम तह तक जाने के लिए। तो फिलहाल ऑफिसर जैक को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है उससे कुछ डिस्कशन करने के लिए। वो पुलिस ऑफिसर तो जैक को यही समझा रहा था कि ये उसका एक प्लान होता है। उसने जानबूझकर उस रोबोट के ऊपर फायर किया जिससे कि वो ओल्ड लेडी रोबोट को ठीक कराने के लिए उसके ओनर के पास लेकर ही जाएगी। हम उसका पीछा करेंगे और ओनर को जाकर पकड़ लेंगे। जैक को भी ये प्लान पसंद आया और उसने कहा कि न्यूक्लियर बैटरी के हमें कई सारे पैसे मिल सकते हैं। ऐसा सुनते ही ऑफिसर ने तो जैक को पकड़ लिया और ये धमकी देने लगा कि उसे प्रॉफिट का आधा हिस्सा चाहिए। जैक को कितने भी डॉलर्स मिले लेकिन उसमें से आधा ऑफिसर को मिलेगा। मजबूरी में जैक को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और अब वो दोनों मिलकर उस लेडी के गाड़ी का पीछा करने लगे थे। ओल्ड लेडी तो उस रोबोट को लेकर एक अबैंडन जगह पर जा रही होती है। वो एक बहुत ही सुनसान कारखाना था जिसके अंदर ऑलमोस्ट कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। ऑफिसर तो बाहर की तरफ ही रुकता है और इसीलिए सीधा जैक अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाते ही जैक को एक लेडी मिली जो कि उसके ऊपर गन पॉइंट करके रख दी होती है। उस लेडी का नाम मीना होता है। वो गोली चलाने वाली थी, इससे पहले जैक ने वो न्यूक्लियर बैटरी उसे दिखा दी। मीना हमला करने से रुक जाती है और जैक उससे पूछने लगा कि इन रोबोट्स को बनाने का काम तुमने किया है कि नहीं। मीना ने साफ कह दिया कि इन एडवांस रोबोट को उसने ही अपडेट किया है। वहाँ पर तो वो फीमेल रोबोट भी मौजूद थी जो अपने आप को ठीक कर रही होती है। मीना ने जैक को ये समझाया कि उसे ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। बात ये थी कि समय के साथ साथ इन रोबोट्स को भी एडवांस होना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए तो इंसानों को इनकी कदर नहीं होगी। तो इसीलिए रोबोट्स को एक लेवल अप बनाने के लिए मीना ने ये चेंजेस प्रोवाइड किए।
अब जितने भी रोबोट मीना ने बनाए होते हैं वो अपने ही जैसे कई और रोबोट्स को बना सकते हैं और साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली अब मीना को इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मीना जिस तरीके से बोल रही थी लग रहा होता है कि रोबोट्स की एक फीलिंग होती है, वो भी इंसानों जैसे सोच सकते हैं और सारी चीजें करने का हक रखते हैं। अब तो जैक ने मीना के सामने वो न्यूक्लियर बैटरी रख दी और उसे ये बेचने के लिए कहा। मीना उस न्यूक्लियर बैटरी को देखकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, इसे बनाने के लिए काफी सारी एनर्जी लगती है। वो ये देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर तुम्हें कहां से मिले। जैक उसे एक एड्रेस भी बताता है जहां उस येलो रोबोट को मारा गया था। शायद मीना उस जगह पर जाकर वहां चेक करने वाली है। अब जैक उन रोबोट्स के क्रिएटर के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। वो तो मीना से वादा भी करता है कि वो अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कल वापस आएगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से जैक के डिपार्टमेंट वालों को ये पता चल गया होता है कि उसे उन रोबोट्स के क्रिएटर के बारे में नॉलेज है। तो जैक को तुरंत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा जाता है, नहीं तो उसका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। अब तो जैक पहले से काफी कंफ्यूजन में होता है। वो तो एक बार वापस से मीना के पास चला गया ये सारी चीजें समझाने के लिए कि तुम्हें अपने आप को सरेंडर करना ही होगा, लेकिन अब यहाँ जैक की बात टालते हुए मीना ये कहने लगी कि वो उसके बताए गए एड्रेस पर गई थी बट उसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसे ऐसा लग रहा था कि जैक उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब अचानक मीना के घर का डोर बेल बजता है और जब वो उसे ओपन करने लगी तो कुछ बच्चे गन लेकर आ चुके थे। उन्होंने सीधा मीना को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। जैक वहां से भागने की कोशिश करता है और एक कार के अंदर बैठ जाता है। उस कार को कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल रोबोट चला रही होती है, यानी वो किसी भी तरीके से खुद को और जैक को बचा रही थी। बट प्रॉब्लम की ये बात हो गई कि वहां कई सारे और गैंगस्टर्स आ चुके थे जो जैक की जान लेना चाहते हैं। फीमेल रोबोट ने बड़ी बारीकी से जैक को बचाते हुए उन दोनों की कार को अच्छी तरीके से क्रैश कर दिया। एट द एंड उनकी भी कार क्रैश हो जाती है और उन्हें काफी चोट लगी थी। जैक उस जगह पर पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। थोड़े समय बाद जब जैक अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बहुत ही बंजर इलाके में पहुंच गया था। जब उसने सामने की तरफ देखा तो वही फीमेल रोबोट अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा बारीकी से काम कर रही थी। अब यहाँ जैक के बॉडी में ज्यादा हिम्मत नहीं होती तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो फीमेल रोबोट जैक को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रही है, यानी वो उसे बचाना चाहती है किसी भी हालत में। फीमेल रोबोट के साथ 3 और रोबोट थे जो उसकी मदद कर रहे होते हैं। जैक ने जब उठकर ये चीजें देखी तो वो एकदम शॉक रह गया। वो तो अब उन रोबोट्स को समझाने लगा कि हमें शहर की तरफ जाना चाहिए, अगर हम गलत रास्ते पर गए तो चलते ही रह जाएंगे। बट वो रोबोट्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे। जैक तो अब उनके बिना ही आगे बढ़ने लगा और उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी। सभी रोबोट भी उसे घूर कर देख रहे होते हैं और ऑब्वियसली कमजोरी होने के कारण जैक वहीं गिरकर फिर बेहोश हो गया। रात होने पर भी वो सभी रोबोट जैक को अकेला नहीं छोड़ते बल्कि उसे कुछ खाना खिलाते हैं। यानी ये चीजें उनके अंदर पहले से फिट की गई थी कि भले से ही वो पहले 2 रूल्स को फॉलो ना करें लेकिन उन्हें इंसानियत की सुरक्षा करके रखनी है। तो उन रोबोट्स में यही सारी ह्यूमन सर्वाइवल स्किल्स दिखाई दे रही थी कि कैसे वो खुद को और जैक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुबह होने पर एक बार फिर वो जैक को लेकर निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए जैक को इन रोबोट्स के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था। वो सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से निकल जाए। तो इसीलिए जैक ने बहाना बना दिया कि उसे प्यास लगी है और पानी पीना है। वो सभी रोबोट्स पानी पीने का इंतजाम करने लगे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ने एक डिवाइस निकाला और अपने सीनियर को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। कुछ ही देर में जैक के सीनियर को उसकी लोकेशन मिल जाती है और उसने फिर ऑफिसर को ये कमांड दिया कि तुम जाकर जैक को लेकर आओ। ये सारी चीजें अब जैक को भी पता चल गई थी। वो किसी भी तरीके से उन रोबोट्स को गुमराह करता रहा जब तक वो ऑफिसर वहां पहुंच न जाए। उसने तो साइड में जाकर एक फ्लेयर गन भी फायर कर दी थी जिससे ऑफिसर उसे लोकेट कर ले, लेकिन उस फ्लेयर को अब उन रोबोट्स ने भी देख लिया था। उन्हें समझ जाता है कि जैक भागने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी होगा। अब जैक जब उन रोबोट्स के साथ दूसरी तरफ जाने के लिए बोलता है तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता और अब अचानक जैक उन सभी पर हमला करने लगा। ऑफिसर भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है जिसने कि जैक की मदद की उन रोबोट्स से बचने के लिए। पर थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर उन रोबोट्स की न्यूक्लियर बैटरी को निकाल रहा है। उसे पता है कि इन न्यूक्लियर बैटरीज की ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा प्राइसिंग है, तो वो इन्हें लेकर अपने आप ही बेचकर पैसे कमाएगा। पर यहाँ जैक ने तो ऑफिसर को यहाँ खुद को ही बचाने के लिए बुलाया था। जैक ये अब देख नहीं सकता कि जिन रोबोट्स ने उसकी इस कंडीशन में हेल्प की थी वो उसे मार रहे हैं, तो इसीलिए जैक ने अब तुरंत ही पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो फ्लेयर गन फायर कर दी थी। लेकिन उसका साथी वहां से कार लेकर भागने लगा। बाकी बचे हुए रोबोट्स एक दूसरे को ठीक करने में लग गए थे। उनके साथ तो जैक भी मौजूद था जो रात बिताने के लिए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। जैक तो उन सभी से यही कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, पर मैं चाहता हूँ कि हम किसी भी तरीके से शहर पहुंच जाए जिसके बाद वो तुम्हारी न्यूक्लियर बैटरी वापस लौटा देगा। वो फीमेल रोबोट इस बात के लिए मंजूरी दिखाती है और जैक का साथ देती है।
लेकिन ये नहीं पता कि वो सब इस जगह पर कब तक फंसे रहेंगे। उन्हें यहाँ से एस्केप करने का रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो जैक के साथ साथ उन रोबोट्स की भी बैटरी खत्म होने के कारण वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।